नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि आज हम बात करेंगे पीएमईजीपी स्कीम के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे किया जाता है, वो भी घर बैठे बिना किसी की मदद के। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स गो फ्रेंड्स। आपको पीएमईजीपी स्कीम के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले गूगल पे आ जाना होगा और गूगल पे टाइप करना होगा पीएमईजीपी। यहाँ पे टाइप करते ही आपको जो फर्स्ट वेबसाइट दिखेगी KVIC, आपको इस पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही KVIC पे क्लिक करेंगे आपको ये KVIC की वेबसाइट दिख जाएगी, खादी इंडिया की। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पीएमईजीपी स्कीम को नेशनल और स्टेट लेवल पे कैसे ऑपरेट किया जाता है। तो वहाँ पे एक संस्था बताई थी KVIC करके, तो KVIC इसको ऑपरेट करता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आप एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट। यदि आप न्यू यूनिट के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आपको इस ऑप्शन का प्रयोग करना है। यदि आपने एक बार अप्लाई कर दिया है तथा आपकी एप्लीकेशन ड्राफ्ट सेव है, या फिर आपने अप्लाई कर दिया, आप देखना चाहते हैं कि आपका एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है, तो आपको इस ऑप्शन का उपयोग करना है। तथा यदि आपने पहले कोई लोन ले रखा है तथा दूसरी नई यूनिट लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये ऑप्शन का यूज़ करना है। फ्रेंड्स, हम जैसा कि न्यू यूनिट के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो हम ये ऑप्शन का यूज़ करके, यहाँ पे ये पूछेगा कि आप मार्जिन मनी पे करेंगे या नहीं। ये सिंपल सा एक्सेप्टेंस होता है जिसको आपको यस कर देना है। इसको यस करने के बाद आपके सामने एक सिंपल सा फॉर्म आ जाएगा। इस सिंपल को फॉर्म को यूज़ करके आप पीएमईजीपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डालना है, तो आप अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डाल लीजिएगा। फिर एक ऑप्शन आता है EID एनरोलमेंट। ये अपने लिए एप्लीकेबल बिल्कुल भी नहीं है। ये उनके लिए एप्लीकेबल होता है जिनके पास आधार कार्ड नहीं है तथा उन्होंने आधार के लिए एप्लीकेशन दी है। तो ये जब आधार कार्ड नए बने थे तब ज़रूर अप्लाई हो सकता था, लेकिन अभी के केस में यह अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे थर्ड कॉलम में आपको अपना नाम टाइप करना है। आपको अपना नाम टाइप कर लेना है यहाँ पे। फिर फोर्थ कॉलम में स्पॉन्सरिंग एजेंसी का नाम टाइप करना है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल से लोन सैंक्शन कराना है तो DIC लिखना पड़ेगा। अदरवाइज़ संभाग लेवल से कराना है तो KVIC या KVIB का उपयोग कर सकते हैं। तो अभी आप डिस्ट्रिक्ट लेवल से करवा रहे हैं तो DIC लिखेंगे। फ्रेंड्स, इसके बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे सपोज़ हम इंदौर सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे। जैसे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। हम यहाँ पे MP सेलेक्ट कर रहे हैं। MP सेलेक्ट करने के बाद आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो हम जैसे इंदौर सेलेक्ट कर रहे हैं। ये डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद देखिए फ्रेंड, आपके डिस्ट्रिक्ट का जो भी DIC सेंटर है उसका डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। डिटेल में क्या क्या आएगा, ये कहाँ पे लोकेटेड है और इसका फ़ोन नंबर क्या है, इसका ईमेल आईडी क्या है। तो आपको इसके सेलेक्ट कर लेना है तथा ये डिटेल्स नोट कर लेनी है, क्योंकि बहुत सारी बार क्या होता है एप्लीकेशन अप्रूवल में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो आप यहाँ पे कॉल करके पता कर सकते हैं और इनको रिमाइंडर मेल भी डाल सकते हैं। ये सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इंडिविजुअली आपका फॉर्म है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालनी है। फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो सब्सिडी मिलती है वो मेनली डिपेंड करती है कैटेगरी पे। तो कैटेगरी आपकी क्या है अब वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी पड़ेगी। अब यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको जनरल सेलेक्ट करना है। यदि आप किसी और कैटेगरी से आते हैं तो आपको वो कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद सब कैटेगरी यहाँ पे आपको सेलेक्ट करनी है। यदि आप इसमें से कोई भी कि इसमें फॉल करते हैं तो आप ये सेलेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज़ नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, इसके बाद क्वालिफ़िकेशन आपको सेलेक्ट करनी है। आपने क्वालिफ़िकेशन कहाँ तक लिया है। यदि आप 8th, अंडर 12th, 10th जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, ये जैसे ही क्वालिफ़िकेशन सेलेक्ट करेंगे हमको अगले पेज पे इनके प्रूफ भी देने पड़ेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा कि आप जो भी क्वालिफ़िकेशन सेलेक्ट कर रहे हैं उसका प्रूफ आपके पास अवेलेबल हो। फ्रेंड्स, उसके बाद आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस डालना है। यहाँ पे एड्रेस हो जाएगा, यहाँ पे तहसील हो जाएगी और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर है फर्स्ट। फ्रेंड्स, यहाँ पे अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भी पूछा जाता है, क्योंकि बहुत सारी बार क्या होता है कि यहाँ डिपार्टमेंट से आपको फ़ोन आता है। तो यदि आपका फ़ोन कांटेक्ट नहीं हो पाए तो आप अल्टरनेटिव नंबर भी दे के रखिए ताकि आपकी बात हो जाए तथा किसी प्रकार का मिसकम्युनिकेशन ना हो। इसके बाद ईमेल आईडी आप
ज़रूर अपना डालिए और ईमेल आईडी को चेक भी करते रहिए, क्योंकि बहुत सारी बार डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन मेल के थ्रू भी करता है। इसके बाद अपना पैन नंबर यहाँ पे आपको लिखना है। फ्रेंड्स, इसके बाद आप यूनिट की लोकेशन कहाँ पे है। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सब्सिडी के लिए 2 फैक्टर इंपॉर्टेंट है, एक तो कैटेगरी और दूसरा लोकेशन। तो ये आप जिस भी लोकेशन में फॉल करते हैं, रूरल में करते हैं या अर्बन में करते हैं, वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है कि आपकी जो यूनिट है उसका एड्रेस कहाँ है। देखिए फ्रेंड्स, हो सकता है कि आपका रेजिडेंस एड्रेस अलग हो और आपका यूनिट का एड्रेस अलग हो। यदि आपका इस केस में फॉल करते हैं तो आपको DIC जो ऊपर सेलेक्ट किया था वो उसी डिस्ट्रिक्ट का सेलेक्ट करना है जहाँ पे आप इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपका प्रपोज्ड यूनिट का एड्रेस आ जाएगा, तालुका आ जाएगी, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा। और यदि आपका रेजिडेंस एड्रेस पे ही आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसको कॉपी कर लीजिए, सिंपल सा कॉपी हो गया आ जाएगा ये। फ्रेंड्स, यहाँ पे अपन को टाइप ऑफ एक्टिविटी सेलेक्ट करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले बताया था कि PMEGP में प्रोजेक्ट कॉस्ट, मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी हो सकती है, ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ एक्टिविटी पे। यदि आप मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हैं या सर्विस में जा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे तो मैक्सिमम 50 लाख प्रोजेक्ट कॉस्ट हो सकती है, तथा सर्विस में जा रहे हैं तो 20 लाख प्रोजेक्ट कॉस्ट हो सकती है। तो जैसे हम सपोज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए अप्लाई करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको सब टाइप ऑफ एक्टिविटी यानी आपकी स्पेसिफिक एक्टिविटी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको बहुत सारे टाइप की एक्टिविटी दी हुई हैं, आपको इसमें से बैठ के अपनी आपकी एक्टिविटी कौन सी है वो सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मेन एक्टिविटी है, यहाँ पे सब एक्टिविटी है, तो आप जिस भी एक्टिविटी में फॉल कर रहे हैं उसमें लिख लेना है। जैसे यहाँ पे है पॉलिशिंग ऑफ ग्रेनाइट स्ट्रोक, ये मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये एक्टिविटी लिखने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो जैसे ये हो गया तो ग्रेनाइट लिख सकते हैं, जैसे ये डिस्क्रिप्शन आपको लिख देना है, जो भी सूटेबल डिस्क्रिप्शन हो। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और ध्यान देने की बात है, EDP ट्रेनिंग। EDP ट्रेनिंग क्या होता है? EDP ट्रेनिंग जनरली ये होता है कि आपको कुछ वीडियोस डिपार्टमेंट द्वारा प्रोवाइड करे जाते हैं, वो आपको देखने हैं, उसमें आपको बिजनेस के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। तो EDP ट्रेनिंग ये है कि आपको ज़रूर नहीं है एप्लीकेशन के टाइम पूरी की हो, आप पहले इसको पेंडिंग रख के एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं, फिर आपका लोन सेंक्शन हो जाए, उसके पश्चात भी आप EDP ट्रेनिंग कर सकते हैं। यदि आपको EDP ट्रेनिंग के बारे में और जानना हो तो हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आपको हर संभव मदद करेंगे। यदि आपने EDP ट्रेनिंग कर ली है तो यस कीजिए, अदरवाइज़ नो कर कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और EDP ट्रेनिंग यस करेंगे तो आपको इंस्टीट्यूशन का नेम डालना है, अदरवाइज़ इंस्टीट्यूशन का नेम नहीं डालना है। फ्रेंड्स, अगली बात ध्यान देने योग्य यह है, मैंने आपको जब डॉक्यूमेंट लिस्ट दी थी उसमें एक चीज़ बताई थी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। हाँ फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बेस पे यह 2 कॉलम आपको पढ़ने हैं। अब ये इसमें फर्स्ट कॉलम है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है जैसे कि आप जो फर्नीचर खरीद रहे हैं या फिर कोई मशीनरी खरीद रहे हैं, वो सब फॉल करता है कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में। तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना होगा? दूसरा है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब डे टू डे बिजनेस ऑपरेट करने के लिए जो भी एक्सपेंस लगते हैं वो वर्किंग कैपिटल में आते हैं। तो आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर में लिख लेना है, वर्किंग कैपिटल में लिख लेना है, और ये सब फिगर्स मैच करने चाहिए आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट से। तो फ्रेंड्स, यदि आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको जानकारी देंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम बनाएं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेल पे ईमेल कर सकते हैं और हम आपकी यथासंभव मदद करेंगे। फ्रेंड्स, PMEGP के बारे में बताने के टाइम मैंने बताया था कि PMEG का मेन ऑब्जेक्टिव एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है। तो जितने ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, PMEG का ऑब्जेक्ट फुल होगा। तो आपको यहाँ पे आप कितने एम्प्लॉयज़ रख रहे हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। फ्रेंड्स, इसके बाद आपको फर्स्ट फाइनेंसिंग बैंक का नाम देना है, क्योंकि देखो PMEGP का प्रोसेस क्या होता है। PMEGP में सबसे पहले डिपार्टमेंट द्वारा फाइल अप्रूव की जाती है, वो फाइल अप्रूव होने के बाद सीधे जाती है बैंक में। अब बैंक को आपको लोन डिसबर्स करना है, इसलिए आपको बैंक का डिटेल यहाँ पे देना है, जिस बैंक से आप लोन लेना चाहते हैं। नेम आ जाएगा, फिर IFSC कोड आ जाएगा, उस ब्रांच का नाम आ जाएगा और एड्रेस आ जाएगा और डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी। फ्रेंड्स, बहुत सारी बार ये होता है कि हमने जिस बैंक को लोन के लिए अप्लाई करता है वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो या वहाँ पे वो लोन सेंक्शन नहीं कर रहे हों, तो इस केस में हमको अल्टरनेटिव बैंक का भी नाम देना है, दूसरे बैंक का जहाँ से हम लोन ले सकें। उनका नाम यहाँ पे दे देना है, उनका IFSC यहाँ पे दे देना है।
इस प्रकार से आपको दोनों बैंक का नाम प्रेफरेंस वाइज रेडी रखना है। फ्रेंड्स, इसके बाद करें, एक और ऑप्शन है वांट टू अवेल CGTMSE। CGTMSE मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। इसमें क्या होता है, जो MSME यूनिट्स होती हैं, देखिए फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए मैं आपको एक बेसिक फंडा बताता हूँ। यदि आप बैंक से कोई भी लोन लेना होता है तो दो टाइप से लोन होता है, एक सिक्योर्ड होता है, एक अनसिक्योर्ड लोन होता है। अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है कि आप किसी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं दे रहे हैं और बैंक आपको लोन दे रहा है। ये बैंक बहुत छोटा लोन करता है और बहुत से केसों में तो ये लोन करता ही नहीं है, क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन के केस में बैंक का पैसा डूबने की बहुत संभावना रहती है। और दूसरा लोन होता है सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन में क्या होता है, बैंक आपसे कोलैटरल कोई सिक्योरिटी लेगा, कोई एसेट लेगा, मतलब कोई एसेट आपको गिरवी रखवाएगा, या फिर आपको थर्ड पार्टी गारंटी देनी पड़ेगी, यानी किसी और पर्सन को बोलना पड़ेगा कि आप हमको गारंटी दीजिए। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में MSME स्कीम को एक एग्जेम्पशन दिया गया है कि यदि आप लोन लेना चाहते हैं तो आपको बिना किसी गारंटी के आपको लोन प्रोवाइड करवाया जाएगा, तो आपको इसमें सिंपली यस कर देना है। और एक लास्ट ऑप्शन आता है कि आपने MSME स्कीम के बारे में कहाँ से सुना है, तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि नहीं आपने हमारे द्वारा सुना है, तो आप सोशल मीडिया भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इन सबको सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ ये टर्म्स क्लिक कर देनी है और सेव एप्लीकेशन डेटा पे क्लिक कर देना है। ये एप्लीकेशन डेटा सेव करने के बाद आपका डेटा सेव हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप जब अप्लाई कर देते हैं, सेव डेटा कर देते हैं, तो इस प्रकार का विंडो आपके पास ओपन होगा। देखिए, इसमें लिखा रहेगा यूज़र डिटेल्स हैव बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। जो आपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिया है उस पर आपकी यूज़र डिटेल्स आ गई होंगी। जैसे ही आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं, आपके पास मैसेज आ चुका होगा कि आपके यूज़र डिटेल्स क्या हैं। आपको उसके पश्चात कर देना है एप्लीकेंट लॉगिन। जब आप एप्लीकेंट लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा यूज़र आईडी आपको जो मोबाइल पे रिसीव हुआ है, पासवर्ड आपको जो मोबाइल पे रिसीव हुआ है, वो आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, उसके पश्चात जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपको यहाँ डिटेल दिखेगी। प्लीज़ वेरीफाई आधार नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर एंड मोबाइल नंबर डिटेल्स आर एज़ पर आधार कार्ड। क्योंकि आधार कार्ड से यदि आपकी कोई भी डिटेल्स मिसमैच हो जाती है तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको यह ध्यान रखना है कि आपको आधार कार्ड से अपनी सभी डिटेल मैच कर लेनी है। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस अपलोड वाले सेक्शन में आना पड़ेगा। अपलोड वाले सेक्शन में मैंने आपको बताया था कि आपको सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। तो आप ये अपलोड वाले सेक्शन में आएंगे तो देखिए, आपसे मांगेगा कि आपने जो डिटेल दी है, जैसे नेम, कैटेगरी, यूनिट लोकेशन, सब आपको वैलिड ऑल डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। जैसे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो पहले अपलोड करना है, प्रोजेक्ट समरीज जो मैंने आपको बोला था, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको डालनी है, वो यहाँ पे अपलोड करनी है। रूरल एरिया सर्टिफिकेट, फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था सब्सिडी में लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आपको किसी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट नहीं देना है, क्योंकि शहरी क्षेत्र की सब्सिडी कम है। लेकिन आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, रूरल क्षेत्र में रहते हैं, तो आपको एक अपने पंचायत या पंचायत से एक सर्टिफिकेट लिखवाने के लागना होगा कि आप यहाँ पे रह रहे हैं और यह एरिया ग्रामीण क्षेत्र में आता है। तो वह सर्टिफिकेट आपको लेना है यहाँ पे। और हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपने क्वालिफिकेशन डाल रखा है वो यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे आपको अपलोड करना है। फ्रेंड्स, जैसे ही आप ये सब डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, इसके बाद आप एक फ़ाइनल सबमिशन करके ऑप्शन आएगा, यहाँ पे जा सकते हैं। देखिए, जैसे ही फाइनल सबमिशन पे जाएंगे, अभी यह पेंडिंग बताएगा क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स हमने अपलोड नहीं किए हैं। लेकिन आप जब सब डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा कि यहाँ पे जो भी पेंडेंसी है वो बताएगा। जैसे फाइनल सबमिशन फील्ड, ये बता रहा है फेल्ड हो गया क्योंकि ये डिटेल्स अपन ने नहीं डाली है। लेकिन आप सब ये डिटेल डाल देंगे तो आपका फाइनल सबमिशन हो जाएगा। ये फाइनल सबमिशन होने के बाद आपके ऊपर OTP आएगा, वो OTP से आपको सबमिट कर देना है। वो OTP आएगा आधार कार्ड वाले मोबाइल नंबर से और ये सभी डिटेल मैच करेगा आधार कार्ड से। तो फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान रखना है कि आधार कार्ड से सभी डिटेल आपकी मैच हो जाएं। वो फाइनल सबमिशन होने के बाद आप यहाँ से करंट स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपकी फ़ाइल का करंट स्टेटस क्या है। अभी यह ब्लैंक बता रहा है क्योंकि हमारी एप्लीकेशन सबमिट नहीं हुई है। जब सबमिट हो जाएगी तो आपको करंट स्टेटस में एक PDF जनरेट होकर आएगी। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल दे देता हूँ किस प्रकार की PDF आपके पास आएगी।
फ्रेंड्स, हम आपको बताना चाहते हैं कि आपको किस प्रकार से एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद दिखाई देगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा PMEGPE, ठीक है। फिर आपको एक एजेंसी कोड लिखा हुआ आ जाएगा, ये ध्यान रखना है। बाकी सब डिटेल आपकी यहाँ पे लिखी हुई आ जाएंगी। इसके पश्चात आपको देखना है कि एक बार सबमिट होने के बाद आप स्टेटस चेक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का फ़ाइल खोल के आएगी। इसमें आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। जब आपकी फ़ाइल बैंक को भेज दी जाती है तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा फॉरवर्डेड टू फाइनेंसिंग ब्रांच। तो एक बार फॉरवर्ड टू फाइनेंसिंग ब्रांच आ गया, तब आप बैंक में जा सकते हैं कि हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे आ गई है, प्लीज़ आप हमको लोन दीजिए। फ्रेंड्स, इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको PMEGP के लिए अप्लाई करने के लिए उद्यम सर्टिफिकेट भी आपके पास होना ज़रूरी है। उद्यम सर्टिफिकेट मैं बता देता हूँ आपको किस प्रकार से होता है। इस प्रकार से एक उद्यम सर्टिफिकेट बना हुआ होता है। आपके पास उद्यम सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, तो ही आप PMEGP के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि उद्यम सर्टिफिकेट किस प्रकार से बनाया जाए, इसका एक वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट में बता दीजिए। हम निश्चित ही आपकी मदद करेंगे और उद्यम सर्टिफिकेट भी बनवाने में आपकी हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, यह थी PMEGP स्कीम की पूरी जानकारी। अगर आप सच में अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और सरकारी सहायता का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो यह स्कीम आपके लिए परफेक्ट है। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन को लेकर कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट करके हमें बताइए, आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि हम अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम के बारे में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।